नमस्कार। और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम कृषि के कह सकते हैं एक मैदाने जंग की बात करेंगे, जहां हमारी फसल का सीधा मुकाबला होता है खरपतवारों से। और हमारे हाथ लगा है एक स्मार्ट हथियार का ब्लूप्रिंट, एक डुअल एक्शन हर्बिसाइड गाइड के कुछ पन्ने। और हमारा मिशन है इस हथियार को डिकोड करना। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और गेहूं के किसानों के लिए ये क्यों एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस स्मार्ट हथियार का एक तकनीकी नाम भी है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% प्लस मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% WG। मुझे पता है ये सुनने में किसी सीक्रेट केमिकल फॉर्मूला जैसा लगता है, लेकिन हमारी आज की चर्चा का मकसद ही इसे आसान बनाना है। तो चलिए इस फॉर्मूले के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। बिल्कुल। और ये नाम भले ही थोड़ा जटिल लगे, पर इसका हर हिस्सा मतलब एक खास मकसद पूरा करता है। शुरू करने के लिए ये एक चयनात्मक और अंकुरण के बाद इस्तेमाल होने वाला खरपतवार नाशक है। ये दो शब्द ही इसकी पूरी रणनीति को एक तरह से परिभाषित कर देते हैं। चयनात्मक और अंकुरण के बाद? जी। चयनात्मक का मतलब है कि ये अपने और दुश्मन में फर्क करना जानता है। ये सिर्फ खरपतवारों को टारगेट करता है और हमारी मुख्य फसल यानी गेहूं को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। अच्छा, तो ये एक ऐसे सैनिक की तरह है जो दुश्मन की वर्दी पहचानता है और दोस्त पर गोली नहीं चलाता। और अंकुरण के बाद इसका क्या मतलब हुआ? अंकुरण के बाद का मतलब है कि हम दुश्मन के कह सकते हैं मैदान में आने का इंतजार करते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब खरपतवार जमीन से बाहर निकलकर उग चुके होते हैं। ये एक तरह का जवाबी हमला है, न कि कोई पहले से बिछाया गया जाल। दिलचस्प है। गाइड में इसकी बनावट का भी जिक्र है, जल में घुलनशील दाने या WG। ये पाउडर या लिक्विड क्यों नहीं है? मतलब दानेदार होने में ऐसी क्या खास बात है? ये सवाल सीधा किसान की सहूलियत और दवा की सटीकता से जुड़ा है। देखिए, दानेदार होने से इसे संभालना बहुत आसान और सुरक्षित हो जाता है। पाउडर की तरह ये हवा में उड़कर सांस में नहीं जाता, और लिक्विड की तरह वो छलकने का डर भी कम होता है। किसान के लिए बताई गई मात्रा को तौलना और पानी में घोलना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। और इससे ये पक्का हो जाता है कि घोल सही बने और दवा का असर पूरे खेत में बराबर फैले। तो सटीकता ही इस जंग में जीत की कुंजी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी बनावट और रणनीति की बात। लेकिन जब ये खरपतवार के संपर्क में आता है तो असल में होता क्या है? ये उन्हें खत्म कैसे करता है? यहीं पर इसका असली विज्ञान सामने आता है। ये खरपतवार के पौधे के अंदर घुसकर उसके मेटाबॉलिज्म यानी उसकी जो आंतरिक जैविक मशीनरी है उस पर हमला करता है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को रोक देता है, जिसे कहते हैं अमीनो एसिड संश्लेषण। अमीनो एसिड संश्लेषण। चलिए इसे और सरल बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक पौधा हूं, तो मेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर। सोचिए कि पौधा एक इमारत बना रहा है और अमीनो एसिड उसकी ईंटें हैं। इन्हीं ईंटों को जोड़कर प्रोटीन की दीवारें बनती हैं, जिससे पौधे की नई पत्तियां, तना, जड़ें ये सब बनता है। ये खरपतवार नाशक क्या करता है कि पौधे के अंदर जाकर उस फैक्ट्री पर ही ताला लगा देता है जो ये ईंटें बनाती है। ओह, तो मतलब ईंटें बनना ही बंद। जी। अब बिना ईंटों के इमारत का निर्माण तो तुरंत रुक जाएगा। पौधा न तो नई पत्तियां बना सकता है, न जड़ें, और बस वही का वहीं ठप होकर खत्म हो जाता है। ये पौधे को एक तरह से भूखा मारने जैसा है, उसे तुरंत जलाने जैसा नहीं। तो मतलब ये हुआ कि खरपतवार पर स्प्रे करने के बाद असर दिखने में कुछ दिन लगते होंगे, क्योंकि ये उसे तुरंत जलाता नहीं, बल्कि अंदर से उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे बंद करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असल दिखने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। पहले खरपतवार की बढ़त रुकेगी, फिर वो पीला पड़ना शुरू होगा और अंत में पूरी तरह सूख जाएगा। एक धीमी लेकिन कह सकते हैं निश्चित मौत है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। गाइड में दोहरी क्रिया या डुअल एक्शन का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? दोहरी क्रिया ही इसे एक साधारण हथियार से स्मार्ट हथियार बनाती है। इसका मतलब है कि ये दो तरफ से हमला करता है, एक हवाई हमला और एक जमीनी हमला। जब इसका छिड़काव होता है तो दवा पत्तियों के जरिए सीधे पौधे के सिस्टम में घुस जाती है। ये हुआ हवाई हमला। लेकिन साथ ही जो दवा जमीन पर गिरती है वो मिट्टी में मौजूद नमी के साथ मिलकर जड़ों द्वारा भी सोख ली जाती है। ये हुआ जमीनी हमला। एक मिनट, मतलब ये पत्तियों से भी काम करता है और जड़ों से भी? ये तो कमाल है। मुझे लगा था कि ऐसे स्प्रे सिर्फ वहीं काम करते हैं जहां वो लगते हैं।
ये तो पौधे के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। तो इसका मतलब अगर स्प्रे के बाद हल्की बारिश भी हो जाए तो जमीन में गया हुआ रसायन अपना काम करता रहेगा। एकदम सही। ये किसानों की एक बहुत बड़ी चिंता दूर कर देता है और ये दो तरफा हमला पक्का करता है कि खरपतवार के बचने की कोई गुंजाइश न रहे और इसका नियंत्रण ज्यादा प्रभावी और लंबे समय तक बना रहे। एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है ये। दो तरफा हमला, ये तो सच में एक बहुत कारगर रणनीति लगती है। तो ये स्मार्ट हथियार खासतौर पर किन दुश्मनों के लिए बनाया गया है? इसका निशाना कौन है? स्रोत इस बारे में बहुत साफ हैं। इसका मुख्य टारगेट है गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवार। इसे खास तौर पर गेहूं के मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सिर्फ गेहूं? क्या इसे जौ या किसी और मिलती जुलती फसल में इस्तेमाल नहीं कर सकते? मतलब गेहूं में ऐसा क्या खास है कि ये रसायन सिर्फ उसी के लिए सुरक्षित है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका जवाब गेहूं के पौधे की खासियत में ही छिपा है। गेहूं के पौधे में एक ऐसा एंजाइम सिस्टम होता है जो इस रसायन को अपने अंदर पहुंचने के बाद तेजी से तोड़कर निष्क्रिय कर देता है। आसान भाषा में कहें तो गेहूं के पास इस जहर का एंटीडोट पहले से मौजूद है। अच्छा जी। जबकि जो खरपतवार हैं जैसे फालरिस माइनर, उनके पास ये बचाव प्रणाली नहीं होती और वे खत्म हो जाते हैं। जौ जैसी फसलों का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसलिए उन पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। वाह, ये तो बायोकेमिस्ट्री के स्तर पर दोस्त और दुश्मन की पहचान है। तो वे कौन से खास खरपतवार हैं जो इसके निशाने पर हैं? गाइड में सबसे बड़े दुश्मन का नाम साफ साफ लिखा है, फालरिस माइनर। आम भाषा में इसे कांकी, गुल्ली डंडा या कैनरी घास भी कहते हैं। ये गेहूं के किसानों के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि ये पौधा शुरुआती अवस्था में बिल्कुल गेहूं जैसा दिखता है और फसल के हिस्से का सारा पोषण, पानी, धूप सब छीन लेता है। इसके अलावा ये कई चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर भी उतना ही असरदार है, जैसे कि रूमैक्स मतलब जंगली पालक, चेनोपोडियम यानी बथुआ और मेडिकाइगो डेंटिकुलाटा। तो ये दिखाता है कि ये एक ही बार में कई तरह के दुश्मनों से निपट सकता है। फालरिस माइनर का नाम मैंने सुना है। ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब हमारे पास हथियार है, दुश्मन की पहचान भी हो गई है। अब बात करते हैं युद्ध की रणनीति की। खेत में इसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी सफल मिशन के लिए टाइमिंग सबसे जरूरी होती है और गाइड के अनुसार इसके इस्तेमाल का सबसे सही समय है गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिन बाद का। 30 से 35 दिन ही क्यों? इस समय सीमा का क्या महत्व है? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। इस समय तक ज्यादातर खरपतवार उग चुके होते हैं और वे 2 से 4 पत्ती की अवस्था में होते हैं। ये उनके जीवन की सबसे नाजुक और कमजोर अवस्था होती है। इस स्टेज पर वे खरपतवार नाशक के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अच्छा। अगर हम जल्दी स्प्रे कर दें तो कुछ खरपतवार उगे ही नहीं होंगे और वो बच जाएंगे, और अगर देर कर दी तो खरपतवार बड़े और मजबूत हो जाते हैं और फिर उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो ये सही समय पर सही चोट करने जैसा है। यानी दुश्मन पर तब हमला करो जब वो सबसे कमजोर हो। और इसकी मात्रा का क्या? कितनी डोज की जरूरत पड़ती है? यहीं पर इसकी शक्ति का अंदाजा लगता है। स्रोत के अनुसार प्रति एकड़ सिर्फ 16 ग्राम उत्पाद। जी हाँ, सिर्फ 16 ग्राम। 16 ग्राम प्रति एकड़। ये तो सुनने में बहुत ही कम लगता है। इतनी कम मात्रा को 1 एकड़ यानी करीब 40,000 वर्ग फुट में बराबर फैलाना तो एक बड़ी चुनौती होगी। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। यहीं पर एक सहायक एजेंट की भूमिका आती है जिसे सरफेक्टेंट कहते हैं। गाइड के मुताबिक 16 ग्राम दवा को लगभग 500 मिलीलीटर सरफेक्टेंट और करीब 150-200 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। सरफेक्टेंट ये क्या काम करता है? सरफेक्टेंट एक तरह से दवा का डिलीवरी पार्टनर है। ये पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे स्प्रे की बूंदें पत्ती पर मोती की तरह टिकने के बजाय एक पतली फिल्म की तरह फैल जाती हैं और चिपक जाती हैं। इससे दवा का संपर्क पौधे से बढ़ जाता है और वो बेहतर तरीके से सोखी जाती है। तो सरफेक्टेंट ये पक्का करता है कि हमारा हर तीर निशाने पर लगे और वहां चिपका रहे। और इसे खेत में छिड़कने के किस तरह के उपकरण इस्तेमाल होते हैं? इसके लिए आमतौर पर नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल होता है, जिसे किसान अपनी पीठ पर टांग कर चलाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है नोजल का चुनाव। गाइड में फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ये नोजल स्प्रे को एक समान चौड़ी पट्टी में फेंकता है, जिससे पूरे खेत में दवा बराबर मात्रा में फैलती है। कोई भी हिस्सा छूटता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस स्मार्ट हथियार, इसके काम करने के तरीके और इसकी पूरी रणनीति को एक साथ देखें
तो एक किसान के लिए इसके असल फायदे क्या हैं? इसके फायदे कई स्तरों पर हैं और ये सिर्फ खरपतवार मारने तक सीमित नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है, ये एक सिंगल शॉट समाधान है। किसान को घास वाले खरपतवार जैसे फालरिस माइनर और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ के लिए 2 अलग-अलग दवाएं खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ही स्प्रे में दोनों तरह के दुश्मन खत्म। ये तो सिर्फ समय और मेहनत नहीं बचाता, ये किसान की पूरी रणनीति ही बदल देता है। जहां पहले 2 अलग-अलग स्प्रे के लिए मौसम का इंतजार करना पड़ता था, अब एक ही मौके में काम हो जाता है। मतलब खराब मौसम का जोखिम आधा हो गया ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और फसल को बढ़ने के लिए लगभग 1 हफ्ता ज्यादा मिल जाता है, जो पैदावार में 5-10% का सीधा फर्क ला सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है फसल की सुरक्षा। जैसा हमने पहले बात की, ये गेहूं के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है। ये उत्कृष्ट सुरक्षा की बात तो ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि ज्यादा मात्रा पड़ जाने पर गेहूं की फसल पर भी हल्का फुल्का असर दिखे? किसानों को इस मामले में कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है? एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, ये रसायन गेहूं के मेटाबॉलिज्म के साथ काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन हाँ, अगर बताई गई मात्रा से दुगनी या तिगनी मात्रा डाल दी जाए तो फसल की बढ़त में एक अस्थायी तनाव या हल्का पीलापन दिख सकता है। इसीलिए 16 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। ये एक दवा की तरह है, सही डोज में अमृत, ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह। और इसका असर कितने समय तक रहता है? इसका एक और फायदा, इसका लंबा असर है। एक बार सही समय पर इस्तेमाल करने के बाद ये मिट्टी में भी हल्की सक्रियता बनाए रखता है, जिससे खरपतवारों की नई खेप जल्दी नहीं उग पाती। इससे फसल को अपनी शुरुआती बढ़त के लिए एक साफ मैदान मिल जाता है। और अंत में आर्थिक रूप से ये कैसे फायदेमंद है? यहीं पर सारी बातें आकर जुड़ती हैं। खरपतवार फसल के सबसे बड़े प्रतियोगी हैं। वे पानी, धूप और सबसे कीमती मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए लड़ते हैं। जब हम इन प्रतियोगियों को हटा देते हैं तो ये सारे संसाधन सीधे गेहूं की फसल को मिलते हैं। मैंने एक किसान से बात की थी, वो फैलरिस माइनर से इतने परेशान थे कि गेहूं की खेती छोड़ने की सोच रहे थे। उन्होंने बताया कि इस हर्बिसाइड के इस्तेमाल के बाद पहली बार उनकी गेहूं की फसल खरपतवार से ज्यादा ऊंची दिखी। वाह! ये सिर्फ पैदावार का सवाल नहीं, ये एक किसान के मनोबल का भी सवाल है। अंत में जब फसल को पूरा पोषण मिलता है तो दाने स्वस्थ होते हैं, उपज बढ़ती है और इस पर किया गया खर्च बढ़ी हुई पैदावार के रूप में कई गुना होकर वापस मिलता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो ये कृषि के युद्ध क्षेत्र के लिए एक अगली पीढ़ी का हथियार है। ये चयनात्मक है, यानी दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। ये दोहरी क्रिया वाला है, मतलब हवा और जमीन दोनों से हमला करता है। ये पौधे की ईंट बनाने वाली फैक्ट्री को ही बंद करके काम करता है। और ये गेहूं के किसानों को फैलारिस माइनर जैसे सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ एक ही स्प्रे में एक असरदार और किफायती समाधान देता है। बिल्कुल, और वो भी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। ये सटीकता और प्रभावशीलता का एक बेहतरीन मेल है। वाकई ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि विज्ञान किस तरह खेतों तक पहुंचकर किसानों की मदद कर रहा है। बिल्कुल, यह गाइड एक बहुत ही कुशल रासायनिक समाधान का विवरण देती है और ये हमें कृषि में पैदावार की सुरक्षा के लिए हो रहे निरंतर नवाचारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इससे जुड़ा एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि खरपतवार प्रबंधन की अगली पीढ़ी कैसी दिख सकती है। क्या भविष्य केवल रासायनिक प्रभावकारिता से आगे बढ़कर जैविक समाधानों, ड्रोन तकनीक से सटीक स्प्रे या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को शामिल करेगा जो खरपतवारों को उगने ही ना दे? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि ये जंग हमेशा चलती रहेगी, बस हमारे हथियार और रणनीतियां बदलती रहेंगी।